कमल जी जरा एक दो चीजें और बताइए। एक मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी ने एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिना मोदी जी का नाम लिए जो मोदी जी और अडानी जी के बीच की जो पार्टनरशिप है वो बिल्कुल साफ साफ कह दी। और इस पे बिरला जी ऐसे भड़क गए, मतलब बिरला जी का एक तो मुझे बार बार ये लगता है कि बिरला जी को अब तक बहुत से लोग कह चुके होंगे अपनी भाव भंगिमा, आप जब मुस्कुराते हैं तो आपका चेहरा ठीक लगता है, आप जब जब गुस्से होके वो करते हैं तो आप बहुत ही डरावने लगने लगते हैं। मतलब वो इट इज समवन शुड टेल हिम कि वो मुस्कुराहट अगर एक अपने उसमें रखेंगे, लेकिन शायद उनके अंदर का वो जागृत हो जाता है। दूसरा, मेरे साथी लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो उनसे पूछता होगा कि तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हंसने की वहां। तो वो इसलिए भी शायद वो एक बहुत ही टेंशन वाला देते रहते हैं, वो आज बोलने नहीं दे रहे। तो पहली चीज तो ये कि जो जो बिरला जी की आज जो जो जिस तरह का व्यवहार था वो क्या स्पीकर लायक था। मैं एक टिप्पणी आपकी इस पे भी चाहूंगा। मैं एक टिप्पणी इस पे भी चाहूंगा कि ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही कैलकुलेटिव वे में वो कहीं से भी यूएसए और ईरान और इस वॉर की बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आज देश के सामने एक बड़ा संकट है, महंगाई बढ़ रही है, गैस नहीं मिल रही है। लेकिन उनको पता है कि जैसे ही यहां गए वो कहीं उसको ले उड़ेंगे ऑपोजिशन, अरे बीजेपी वाले। शायद वो चाहते हैं कि वो इस बात को करें। एक दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी बार बार एक शब्द को कहे कि अप्रैल 16 को जब वो करे तो मुझे समझ में आया, और द रिडल जो है वो नंबर 16 है। वो कह रहे हैं सारी प्रॉब्लम नंबर 16 है, नंबर 16 है। अब जो जनरली बात हो रही है वो नंबर 16 लोग ये मान रहे हैं कि इस समय जो एनडीए सरकार है वो बहुत थिन मेजोरिटी पे है। उसके पास जो 293 हैं, टोटल 293 या 92 हैं। अगर वहां से 16 टीडीपी के एमपीज हट जाते हैं तो उनकी बहुत मुश्किल होगी। और शायद इस समय अगर दक्षिण भारत की बात आती है तो मेरा जो अपना अनुमान है, अगर चंद्रबाबू नायडू वो वैसे जो भी मुंह से कहते रहे कि बस ये है अच्छा है, लेकिन अगर वो इस समय दक्षिण भारत के राज्यों के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे तो मेरे हिसाब से चंद्रबाबू नायडू के लिए अगले कोई भी इलेक्शन को जीतना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट के सर्वाइवल की बात है, उनका इस देश में किस किस जगह रहेंगे उसकी बात है। और सारी साउथ इंडियन स्टेट एवरीवन। और मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं, इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। इस बिल के चक्कर में, डिलिमिटेशन के चक्कर में, एक स्टेट जहां पे थोड़ा बहुत बीजेपी की प्रेजेंस थी, वो मेरे हिसाब से कर्नाटक से भी उन्होंने एक बिना बात के अपनी एक इल विल जनरेट कर ली है। वहां पे जो लोग उनके समर्थक हैं उनको भी लग रहा है कि भाई ये आदमी तो, ये ऐसी पार्टी आ रही है जो हमें बिल्कुल दूसरे दर्जे का स्टेट बना देगी। तो दो चीजें, एक तो बिरला जी, दूसरा 16 नंबर, और तीसरा ये जो मोदी जी ने डिलिमिटेशन के करके सोचा था कि कुछ बेवकूफ बना लेंगे और इस तरह से कर लेंगे, उससे उन्होंने जो दक्षिण की स्टेट हैं उनको बहुत अलर्ट कर दिया है। उनको अपने हक के लिए लड़ना है, और विपक्ष की पार्टियों को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जहां पे विपक्ष कह रहा है कि कुछ हो जाए, दक्षिण भारत, छोटी स्टेट और नॉर्थ ईस्ट के, हम उनके जो जो आज की भारत के संविधान ने जो उनको देश चलाने में जो उनको जगह दी है उसको डाइल्यूट नहीं होने देंगे। कमल जी। धन्यवाद आनंद सर। आज राहुल गांधी का जो भाषण था उसकी बहुत सारी बातों की आपने चर्चा की। मैं समझता हूं कि एक अगर हम एक पुरुष के रूप में उसको देखें तो सबसे बहुत आकर्षक बात जो मुझे लगी वो यही कि उन्होंने प्रियंका गांधी की जो मीडिया में तारीफ होती है, और वो तारीफ कई बार भाजपा के प्रति थोड़ा उदार रुख रखने वाले लोग भी करते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में एक टसल जैसा दिखाया जाए। तो उन्होंने प्रियंका गांधी की तारीफ से ही शुरू की और उन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी बहन से बहुत कुछ सीखना है, कि उन्होंने अमित शाह को पहली बार हंसा दिया, जो मैं इतने दिनों के राजनीतिक जीवन में नहीं कर पाया। तो आज की जो पूरी चर्चा है संसद में, और उसमें विपक्ष ने काफी मजबूती से अपनी बातों को रखा है, और मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जिसको फ्रंट पर आकर खेलना बोलते हैं वो उन्होंने किया है, और उन्होंने हर एक मुद्दे को काफी संजीदगी से उठाया। हम राहुल गांधी के विपक्ष के नेता के रूप में जितने भी भाषण हैं अगर हम उन्हें देखें तो हर भाषण में वो एक नए रूप में सामने आते हैं, जहां पर वो तथ्यों को गंभीरता से रखते हैं
और तथ्यों को गंभीरता से रखने के साथ ही साथ इस तरह की भाषा में वो अपनी बातों को कहते हैं जहां पर लोकसभा अध्यक्ष परेशान होते हैं, लेकिन कई बार उनके पास ये रास्ता नहीं होता कि वो उसे रोके तो कैसे रोके। तो एक बार वो A1 A2 लेकर आए थे जब उन्होंने कहा कि आप अंबानी और अडानी का नाम नहीं ले सकते हैं, और आज के दिन में उन्होंने जादूगर की जो पूरी कहानी है उसके माध्यम से अपनी बातों को कहा। अंत में ये लेकर आया गया कि जादूगर शब्द भी आप नहीं यूज कर सकते हैं किसी मिनिस्टर के लिए, ऐसा किरण रिजिजू ने कहा। तो रिजिजू की इस बात के बाद उन्होंने जब लोकसभा अध्यक्ष थे उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की। तब उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में अपनी बातें कही, पर वो सारी बातें उन्होंने कही जो वो कहना चाहते थे और जो मैसेज देना चाहते थे वो बहुत सफलतापूर्वक वो दे पाए। और मुझे लगता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो सांसदों का जो समूह है वो इस बात को लेकर काफी घबराया रहता है कि कहीं से भी यह मैसेज ना जाए कि राहुल गांधी के भाषण को उन्होंने ठीक तरीके से काउंटर नहीं किया। तो जब भी राहुल गांधी को जोरदार पॉइंट रखते हैं, वो संसद में आप बेहतर जानते हैं कि एक यील्ड करने की परंपरा होती है। जो वक्ता होता है वो जब इजाजत देता है तभी उसके काउंटर में कोई दूसरा सदस्य बोल सकता है। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, पर हर बार मैं देखता कि किरण रिजिजू आकर सामने से कुछ बातों को काउंटर कर जाते, कैमरा उनकी तरफ मुड़ जाता। तो ये लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी के हर मजबूत पॉइंट के बाद 1 मिनट किरण रिजिजू उसका जवाब दे देंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी। और मैंने ये भी नोटिस किया कि लोकसभा अध्यक्ष बार बार यह दिखाने की कोशिश करते हैं, इस नैरेटिव को जोर देने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी बातों को गंभीरता से नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी संसद के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और ये आज भी उन्होंने करने की कोशिश की, कई बार उन्होंने टोका टाकी की। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो उनकी भूमिका है उस भूमिका से काफी कुछ इतर जाकर वो करने की कोशिश करते हैं। आज राजनाथ सिंह भी बोले और जितने भी सारे सदस्य थे, मैंने तो एक बार दिखा कि सबके सब खड़े हो गए। तो ये उस बेचैनी को दिखाता है जो राहुल गांधी का संबोधन सत्ता पक्ष में प्रस्तुत एक बेचैनी पैदा करती है। एक बात जो राहुल गांधी ने कही, मैं परिसीमन वाले मुद्दे पर आने से पहले इस चीज को रेखांकित करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं जितना बोल रहा हूं यहां पर उससे ज्यादा मुझे जानकारी है। और ये एक ऐसा कथन था जो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के भीतर एक सिरहन पैदा करने वाला कथन था कि उनके बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी कारगुजारियां, खासतौर पे एप्स्टीन फाइल के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में जिस तरीके से मोदी जी की गतिविधियां रही हैं उसको लेकर विपक्ष मेरे ख्याल में कमल जी का कनेक्शन स्नैप हो गया है। डॉक्टर लुबना, मैं एक चीज और पूछ लूं। देखिए, ये जो मुझे ऐसा लगता है, हम सब लोगों को एक गुस्सा आता था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कोई भी हो, महिलाओं के आरक्षण। कमल जी अपनी बात पूरी करिए। जी, असल में तकनीकी खामी आ गई थी शायद। तो मैं ये जी, तो वो इस बात को लेकर भी उन्होंने एक साफ संदेश दिया कि जो चीजें सामने दिख रही हैं वो वैसी नहीं है। मुझे याद है कि एक अन्य कार्यक्रम में आनंद सर आपने ही इस बात की तरफ सबसे पहले इशारा किया था कि जो कुछ भी तामझाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, असल में वह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से, खासतौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं या एप्स्टीन फाइल का मुद्दा है या इजराइल की जो मोदी जी की यात्रा थी उसका मसला है, उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। और इसको लेकर उन्होंने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया, चुनाव बीच में बुलाया। हो सकता है कि वो पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों को एक संदेश देना चाहते हों और इसको लेकर उन्होंने सारी कवायद की। तो इसमें विपक्ष ने, खासतौर पे प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने, आज के अपने भाषण में राहुल गांधी ने, कल प्रियंका गांधी ने इस बात को साफ तौर पर सामने रख दिया कि असल में सामने जो दिख रहा है कि महिलाओं की चिंता हो रही है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात हो रही है, वह असली कहानी नहीं है। असली कहानी सीधे तौर पर यह है कि परिसीमन किया जाए और सीटों की संख्या बढ़ाकर जो दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन है उसको कम किया जाए। जहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, मध्य प्रदेश में या कुछ अन्य राज्यों में, वहां की सीटें तुलनात्मक रूप से बढ़ा दी जाएं जनसंख्या का तर्क देते हुए। और बार बार जब वो इस चीज का आश्वासन दे रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तब भी वो इसे कानून में सही तरीके से सम्मिलित करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरीके से उनकी पूरी की पूरी मंशा भी इससे दिख जाती है कि वो परिसीमन के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं। और यह बात भी हम देख रहे हैं कि असम जैसे राज्य में जिस तरीके से परिसीमन किया गया, और आपने इसका जिक्र भी किया, वह निश्चित रूप से ये कोशिश है कि
जो मतदाता ऐसे हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यह मानता है कि कुछ भी हो जाए ये तो हमें वोट नहीं देंगे, यानी कि मुस्लिम मतदाता, उन्हें वे काफी कमजोर कर देना चाहते हैं। और ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला है, क्योंकि संविधान एक व्यक्ति एक वोट की बात करता है और सामुदायिक स्तर पर भी जो समूह है उनको अपने प्रभाव या अपने हितों को रखने की इजाजत देता है। लेकिन डिलिमिटेशन का उपयोग अगर इसलिए किया जा रहा है कि कुछ समूहों को जिनके बारे में यह माना जाता है कि वो मौजूदा सत्ताधारी दल के वोटर नहीं है, उनके प्रभाव को कम कर दिया जाए, उनको इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाए जिससे कि उनके वोट अप्रभावी हो जाएं, तो ये सीधे तौर पर संविधान की जो भावना है उस पर हमला करने की तरह है। और इस बात को राहुल गांधी ने अपने आज के संबोधन में बिल्कुल साफ तरीके से रखा। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे लेकर बहुत सारे समूहों को जागरूक होने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर पंजाब में अभी इस तरह की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति पंजाब की है, यह मुमकिन है कि पंजाब में भी वही खेल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे जो उन्होंने असम में किया है, या जो पूरे देश में करने की कोशिश कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में देश के तमाम जो अलग अलग अल्पसंख्यक समूह हैं उन्हें ज्यादा जागरूक होना होगा कि ये जो पूरा खेल परिसीमन के नाम पर होने वाला है वह किस तरीके से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, किस तरीके से उन्हें ऐसे वोटरों में तब्दील कर देगा जिनके पास जाना बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं वो जरूरी ही नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इनके वोट का कोई फायदा नहीं है। और जहां पहले इनका वोट 20% होता था, अभी उनके संसदीय क्षेत्र में इनका वोट 10% रह गया है। तो इसके बारे में एक जागरूकता लाने की कोशिश बिल्कुल साफ तरीके से विपक्ष ने की है। राहुल गांधी का यह कहना भी बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस बात को बार बार रखा कि जो ओबीसी महिलाओं के लिए सब कोटा है वह भी महिला विधेयक का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरीके की कोई मंशा नहीं दिखाई है। और इसके बारे में जो पहले अगर लंबे समय तक ये विधेयक पारित नहीं हो पाया तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार ये चाहती है कि चाहती थी कि एक आम सहमति बने, और शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता लगातार इसका विरोध करते रहे थे। तो ये एक ऐसी एक समझ बननी चाहिए कि ऐसा अगर करना है तो किस रूप में करना है, और अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो उस पर जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं मुझे लगता है कि वह भी उनके लिए एक काफी खतरे का संकेत है। क्योंकि अगर ये मुद्दा और ज्यादा गहराई से और ज्यादा बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को काफी गहरा नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज जो विपक्ष ने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया, वे सारे के सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में इस बिल को लाना चाह रही थी या जो ये मैसेज देना चाह रही थी कि वो महिलाओं की बड़ी तरफदार है, उसको एक तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा करने में विपक्ष कामयाब रहा। और कुल मिलाकर 2011 की जनसंख्या पर जो निर्भर होकर ये काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि वो कुछ और करने, उसके पीछे मंशा कुछ और है। वो करने जो जा रहे हैं वो असली खेल नहीं है और जादूगर कोई और जादू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो अप्रैल 16 वाली बात राहुल गांधी ने कही और एक ये जो रिडल छोड़ा वो असल में मैं भी देख भी रहा था कि जो ट्विटर है या एक्स है उस पर काफी उसकी चर्चा भी हो रही है। आपने ये कहा कि वो टीडीपी के 16 सांसदों का संकेत कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे के वेब पेज पर है राहुल गांधी का संकेत इस ओर भी था कि 16 में वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें बहुत सारे अमीर लोगों को दिखाया गया है एप्स्टीन फाइल से संबंधित। तो हो सकता है कि इसका इस संदर्भ में भी उनका संकेत हो। लेकिन जो भी हो, राहुल गांधी ने अपने संबोधन से विपक्ष के भीतर एक जोश भरा और सत्ता पक्ष के भीतर हल्की सी सिरहन भरी। अब अगर ये जो पूरा का पूरा विधेयक है ये पारित हो जाता है तो भी यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो दक्षिण भारत के राज्य है वहां पर काफी गहरे स्तर पर इसका विरोध होगा। जो ओबीसी दल है या ओबीसी नेता हैं या ओबीसी एक्टिविस्ट हैं वो ओबीसी महिलाओं के लिए सब कोटा ना होने के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और ये ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए संकट को और बढ़ाएंगी। और वो जो भले एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि महिलाओं के पक्ष में कुछ काम कर रहे हैं या ध्यान भटकाना चाह रहे हैं या परिसीमन के लिए एक रास्ता तैयार करना चाह रहे हैं, उन सब चीजों के लिए
उनके सामने एक संकट की स्थिति आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आनंद सर, आपका माइक म्यूट है, आप कुछ कहना चाहें? जी।